नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल और हम यहां पर बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई राज्यों के सर्वांगीण विकास की। हम आपको दिखाते हैं झलक, कैसे आत्मनिर्भर भारत का जो परिलक्षित स्वप्न है उसे राज्यों के लिहाज से कैसे हासिल कर रहे हैं हम। इस पूरे शो में हमारी कोशिश होती है उन तमाम कहानियों को आप तक लेकर आने की। तो आइए सबसे पहले सीधे रुख करते हैं वंदे भारत में प्रमुख सुर्खियों की तरफ और आपको बता दें कि कैसे भारत का पहला रेड हाईवे जो है वो अब सेफ्टी नेट बन गया है, न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी। इस पूरी खबर पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ। वहीं बात करेंगे हम अब कैसे जो राजस्थानी ऊंट है उसके खून से बनी हुई दवा, जो सर्पदंश यानी कि सांप के काटने से जो मौतें होती हैं उन पर कैसे रोकथाम लगाएगी और ये पूरा इलाज जो हम कह सकते हैं, इस इलाज की राह भारत की धरती से होकर निकल रही है, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। और फिर आपको लिए चलेंगे दक्षिण भारत, क्योंकि तमिलनाडु के जो विधानसभा चुनाव है वो 2026 में है। इसको लेकर सियासी संग्राम में उबाल नजर आ रहा है। आखिरकार किस तरह से मंथन चल रहा है जब हम वोट शेयरिंग को बढ़ाने की बात करते हैं दक्षिण में, इस पर भी होगी बातचीत। और फिर बात करेंगे सफेद चादर में लिपटे हुए कश्मीर घाटी की, जहां गुलमर्ग में गुल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से करने वाले हैं वंदे भारत के आज के एपिसोड में चर्चा। लेकिन सबसे पहले वंदे भारत में आइए बात करते हैं हम हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की। तो एनएचएआई ने भोपाल जबलपुर हाईवे पर देश का पहला वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रेड रोड कॉरिडोर बनाया, जहां लाल रंग की विशेष सड़क और अंडरपास के जरिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेष्ठ द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। भारत का पहला रेड हाईवे। मध्य प्रदेश में बना भारत का पहला रेड हाईवे। अब स्पीड कंट्रोल और वाइल्ड लाइफ सेफ्टी एक साथ। भोपाल जबलपुर रूट पर NH-45 का 2 किलोमीटर हिस्सा अब रेड हाईवे। गाड़ियों की स्पीड पर लगेगा ब्रेक और बाघों की बचेगी जान। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच अब सड़क सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही, बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा का नया हथियार बन गई है। NHAI ने भारत का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कॉरिडोर बनाया है। यह कॉरिडोर खासतौर पर जानवरों को सड़क पार करते समय होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह NH-45 के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से पर है, जो मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर में स्पीड कम करने वाले डिजाइन, फेंसिंग, जानवरों के लिए अंडरपास और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी कई चीजें शामिल हैं। इसका मकसद सिर्फ यह देखना नहीं है कि जानवर कहां से सड़क पार करते हैं, बल्कि यह भी देखना है कि गाड़ियां कैसे चलती हैं। NHAI ने इसे रेड रोड नाम दिया है, जो देश में पहली बार लागू किया गया है। मुख्य उद्देश्य रोड यूजर्स की स्पीड को कम करना है, जिससे कि वन्य जीवन को एक्सीडेंट से सुरक्षित किया जाए तथा रोड यूजर्स भी एक दूसरे से सुरक्षित होकर के इस एरिया में चलें। इस कॉरिडोर में सबसे खास है 2 किलोमीटर की लाल रंग वाली सड़क। यहाँ एस्फॉल्ट पर 5 मिलीमीटर मोटी लाल थर्मोप्लास्टिक लेयर बिछाई गई है। यह पट्टी दूर से चमकती दिखती है और ड्राइवर को अलर्ट करती है कि वे वाइल्ड लाइफ जोन में प्रवेश कर रहे हैं। इसका रेड कलर हमने रखा है कि लोगों का ध्यान आकर्षण हो। दूसरा, इसकी हाइट जो नॉर्मल रोड मार्किंग की होती है वो 2.5 mm होती है। इसकी हाइट हमने 5 mm रखी है कि अगर मान लीजिए उनका ध्यान आकर्षण नहीं भी होता है तो हल्के से जर्क गाड़ी में लगने की वजह से भी वो अपनी गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए मजबूर हो। इसके साथ ही यातायात को सही दिशा में बनाए रखने तथा वाहनों को कच्चे या वन क्षेत्र की ओर भटकने से रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर सफेद शोल्डर लाइनें भी प्रदान की गई हैं। यह पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो यह दर्शाती है कि NHAI सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण संवेदनशील बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जहां सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को समान प्राथमिकता दी जा रही है। तो पर्यावरण के लिहाज से ये वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे भारत का पहला हाईवे है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये
इसकी खासियत क्या है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल का जिक्र हमने किया और साथ ही साथ स्पीड आपकी कंट्रोल रहेगी और वाइल्ड लाइफ सेफ्टी, ये दोनों काम एक साथ होंगे। सड़क पार करना अब जानवरों के लिए और आसान है और गाड़ियों की स्पीड पर भी अब ब्रेक लगेगा। जो इस लाल मार्किंग को आप देख पा रहे थे, उससे जानवरों की जान बचेगी और सड़क दुर्घटनाएं, जो कि बहुत आम बात होती है अगर कोई जानवर आ जाए गाड़ी के आगे, वो भी अब कम होगी। साथ ही साथ इस रेड रोड की ये खासियत है कि वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। नेशनल हाईवे जो 45 है, उसके 2 किलोमीटर हिस्से पर इसे लागू किया गया। अब जो पारंपरिक यानी कि ओरिजिनल काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, अगर उनकी तुलना की जाए तो उससे अधिक सुरक्षित इस सेफ हाईवे को माना गया है। और इसी पर बात करने के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेयस त्रिवेदी। श्रेयस, रेड हाईवे जो है किस तरह से ग्रीन सूचक साबित हो रहा है वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ जो आम लोग उस सड़क पर गाड़ी चलाएंगे उनके लिए भी? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अब तक अगर हम देखें भारत में NHAI जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए सुरक्षित रोड और हाईवे बनाता था, लेकिन शायद ये भारत का पहला ऐसा हाईवे होगा जहां पर अगर हम बात करें रेड यानी कि रेड हाईवे की, और वो भारत का ऐसा पहला रेड हाईवे है जो वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए जो है इसको बनाया गया है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जो इसका निर्माण हुआ है वो भोपाल और जबलपुर यानी NH45 जो हाईवे है उसके बीच में जो 2 किलोमीटर का दायरा है वहां पर हुआ है। ये थर्मोप्लास्टिक टेबल टॉप मार्किंग की गई है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि ये मार्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये मार्किंग जो है न सिर्फ सावधान करता है और डेंजर का भी एक प्रतीक है, जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी और जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल में लगभग जो है 250 जानवर हैं, उसमें अगर हम सांभर की बात करें, हिरण की बात करें या फिर चीतों की बात करें या फिर टाइगर्स की बात करें, तो तमाम जो है इन सभी जानवरों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। और ये जो पहल है, इस पहल से न सिर्फ जो है वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे बल्कि एक्सीडेंट पर भी जो है वो लगाम काफी हद तक लगेगा। देखिए, ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है वो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। वो 2 किलोमीटर अंतर्गत जो क्षेत्र आता है और वहां पर टाइगरों को और जो भी वन्य जीव हैं उनको जो है रोड क्रॉस करने के लिए बड़े छोटे 25 जो है अंडरपास बनाए गए हैं उस 2 किलोमीटर दायरे में, ताकि जो वन्य जीव हैं उनको भी जो है सुरक्षित वो रोड पार कर सकें। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, मोहन यादव सरकार की बात करें, तो लगातार जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मोहन यादव सरकार कार्यरत है, प्रयास कर रही है। नाम्बिया से भी कई बार जो है चीते लाए गए हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और न सिर्फ चीते बल्कि हर प्रकार के जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा से तत्पर रहती है। बिल्कुल, और खास तौर पर मां प्रकृति के प्रति जिस तरह की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार निभा रही है, उससे जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें भी कमी आएगी और वन्य जीवों की जान भी सुरक्षित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रेयस, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने की। तो यहाँ बात की हमने राजस्थान के दिल, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान। वो कहते हैं ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें सांप के काटने से बचा पाऊंगा। और यही कुछ हुआ है राजस्थान में, जहां पाए जाने वाले जहरीले सांप के दंश से बढ़ते मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और NRCC की टीम ने ऊंट के खून से एंटी स्नेक वेनम को तैयार किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सांप के काटने से अब नहीं जाएगी जान, ऊंट के खून से तैयार हुआ रामबाण इलाज। ऊंट का खून खत्म कर देगा सांप के जहर का असर। राजस्थान के बीकानेर में सांप के काटने से होने वाली मौतों के खिलाफ वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और एम्स जोधपुर की संयुक्त टीम ने ऊंट के खून से एंटी स्नेक वेनम तैयार करने में कामयाबी पाई है। ये उपलब्धि खास तौर पर ग्रामीण भारत के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है, जहां हर साल हजारों लोग सर्पदंश का शिकार बनते हैं। फिनोम जो राजस्थान में पाए जाने वाला, मरुभूमि में जो पाए जाने वाला
बांडी हम लोग उसको लोकल भाषा में बोलते हैं। हम लोग को डॉक्टर लोगों ने बोला ये नया प्रजाति है स्नेक का, इसके अगेंस्ट में एंटीवेनम बनाना जरूरी है। यहाँ पे जो मौत होता है मैक्सिमम जो सांप करने का होता है, ये बांडी करने से मैक्सिमम उसका रिपोर्ट होता है। ये जो स्नेक का प्रजाति है ये टोटली डिफरेंट है। ये जो हम लोग कैमल में बनाए हैं, कैमल का जो एंटीबॉडी सेरम का जो गुण है बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है। शोध से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में हर वर्ष करीब 50,000 लोगों की मौत सर्पदंश के कारण होती है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं। अभी तक सर्पदंश के इलाज में जो एंटी स्नेक वेनम इस्तेमाल किया जाता है वो घोड़े के खून से तैयार होता है, जिससे कई बार मरीजों को एलर्जी और गंभीर रिएक्शन देखने को मिलते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने ऊंट के खून पर आधारित एंटी स्नेक वेनम पर काम शुरू किया। अभी तक एनिमल में वेल टेस्टेड हो गया है। अब ह्यूमन के लिए डीसीजीआई से परमिशन लेंगे, एंटीवेनम तैयार कर रहे हैं। वो कैमल फार्म में सारा कुछ शुरुआत हो चुकी है। ये पूरा शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्री क्लिनिकल मानकों के अनुरूप किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मानव परीक्षण भी सफल रहे तो ऊंट के खून से बनी ये एंटी स्नेक वेनम सर्पदंश के इलाज में एक सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी विकल्प बन सकती है और आने वाले समय में हजारों जानें बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। एंटी स्नेक वेनम तो दुनिया का सबसे कीमती रक्त किस तरह से माना जा रहा है ऊंट का, आइए आपको भी समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे सांप के काटने का जो खौफ है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे होगा ये कि जो तमाम ग्रामीण हैं उनकी जिंदगी आसान होगी, क्योंकि भारत की मिट्टी से इस इलाज की राह निकलती हुई नजर आ रही है। ऊंट के खून से बनाया हुआ ये एंटी स्नेक वेनम, जिसका जिक्र अभी वैज्ञानिक कर रहे थे, कैसे रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट अब बायोमेडिकल के तौर पर सामने आ रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र की ये क्रांति जो नई रिसर्च और नए शोध से सामने आई है, आप समझ सकते हैं ये कितनी किफायतीपूर्ण है। और इससे ग्रामीण जो खेतों में काम करते हैं, जिन्हें सर्पदंश झेलना पड़ता है और कई हजार की संख्या में मौतें होती हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगती हुई नजर आएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मुदिता पोपली बीकानेर से जुड़ गई हैं। मुदिता, जिस तरह की रिसर्च वैज्ञानिकों द्वारा की गई है वो कहीं ना कहीं सर्पदंश के खौफ को तो खत्म करती ही है, वहीं ग्रामीणों के जीवन को भी आसान बनाएगी। बिल्कुल मैडम, जो ये बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो एंटी स्नेक वेनम तैयार किया गया है ये बांडी के लिए तैयार किया गया है। बांडी एक ऐसा सांप जो है वो रेगिस्तान में, यहाँ पश्चिमी रेगिस्तान में आपको मिलेगा, गुजरात, हरियाणा और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलता है। और ये बहुत विषैला सांप होता है और इस विषैले सांप के कारण न केवल जन हानि होती है, जो गांव के ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उनकी जान की हानि होती है, बल्कि ये जानवरों के लिए भी उतना ही घातक साबित होता है। कई बार जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है इससे, और इसकी जो डेथ रेशो देखा गया है वो बहुत ज्यादा है। और अब तक जो वेनम चल रहे थे, जो एंटी वेनम थे अब तक, वो 4 सांपों जो कॉलोनियल टाइम में तैयार किए गए थे, वो 4 प्रकार के सांपों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। बांडी सांप के लिए विशेष रूप से अभी तक कोई वेनम, ऐसा एंटी वेनम तैयार ही नहीं किया गया था। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यहाँ एनआरसीसी, जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, और साथ में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट है, इन लोगों ने मिलकर ये एंटी वेनम तैयार किया। और इस एंटी वेनम की, क्योंकि जो पुराना एंटी वेनम चल रहा था वो पूरी तरह बांडी के लिए उपयुक्त नहीं था, तो जो बांडी जो काटती थी उसका जहर उतनी आसानी से नहीं उतरता था उससे, और उसके कई रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे थे। और उन्होंने ये देखा कि जो कि ऊंट जो है वो पश्चिमी रेगिस्तान का प्राणी है और इसका जो ह्यूमन फ्रेंडली अधिक माना इसको कि ये ह्यूमन फ्रेंडली अधिक है। पहले जो एंटी वेनम था वो घोड़े के खून से तैयार किया गया था, अब इसको ऊंट से तैयार किया गया है। और अभी उन्होंने देखा है, जो इसके अब तक ट्रायल्स हुए हैं, ये ट्रायल्स हुए हैं चूहे के ऊपर, ये ट्रायल्स हुए हैं रैबिट्स के ऊपर, और ये पूरी तरह से उनके ट्रायल्स जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो उन्हें लगने लगा है कि अब ये ह्यूमन ट्रायल और ये बहुत क्रांतिकारी कदम हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उनकी बड़ी मृत्यु इससे हो जाती है। जी मुदिता, ह्यूमन ट्रायल्स कब तक शुरू हो पाएंगे और इसे हम जब बाजारीकरण की बात करते हैं, बाजार में इसकी उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी?
जी मैडम, जब हमने यहाँ पर बात की थी डॉक्टर पीडी तंवर जो यहाँ सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के जो इसके ह्यूमन ट्रायल की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है और जैसे ही इसकी, क्योंकि ये 15 साल से लगभग ये शोध चल रहा था, जी। कोरोना के टाइम पे कुछ समय तक ये शोध रुका था और 2023 से वापस इसको गति मिली। अब पूरी तरह जानवरों पर पूरे शोध पूरे हो चुके हैं और अब ह्यूमन ट्रायल ही केवल बाकी है और उन्होंने जी। इसके लिए आवेदन कर दिया है और उन्हें लग रहा है कि बहुत जल्दी इस पर काम हो जाएगा। मोहिता, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को बीकानेर से हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरह से एंटी स्नेक वेनम की तैयारी की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम पूरा कर लिया गया, ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भी अर्जी दी जा चुकी है, तो आप समझ सकते हैं ये क्रांतिकारी युगांतकारी कदम जो वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च में उठाया गया है, ये किस तरह से जिंदगी बदलता हुआ नजर आएगा आम ग्रामीणों की जो कि रहते हैं बीकानेर में। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बात करेंगे दक्षिण की राजनीति से जुड़ी हुई आज वंदे भारत में। वक्त छोटे से ब्रेक का। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, 0 एमिशन, शांत और आधुनिक CCTV, GPS और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती हैं स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं दक्षिण की राजनीति से जुड़ी हुई। तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल वो मैदान में उतर चुके हैं। सत्तारूढ़ DMK सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोप लग रहे हैं। वहीं NDA बदलाव का दावा लगातार कर रही है। वहीं कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी इस बार मजबूती के साथ तमिलनाडु के रण में उतर रही हैं। देखिए चेन्नई से ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बिगुल बज चुका है। राजधानी चेन्नई समेत पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, जहां नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और पेरुम्बकम मार्शलैंड के ठेकेदारों को सौंपने जैसे मामलों को लेकर DMK सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अव्यवस्थित शहरी विकास और जन समस्याओं की अनदेखी के बीच आरोप है कि ये वही इलाके हैं जहां बारिश के दौरान भारी जल भराव होता है और निर्माण कार्य से बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। करप्शन और बैड गवर्नेंस का कोई ऑल्टरनेटिव अगर है आज तमिलनाडु में तो वो NDA की अलायंस ही है। तो एज नॉर्मल पब्लिक, आम जनता के तौर पे हम लोग एक दूसरा ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। DMK ADM के अलावा कौन आएगा, तो वो BJP और NDA अलायंस। मोदी जी को बहुत प्यार करती है जनता। हम बदलाव चाहते हैं और अभी मोदी जी तो उसी हिसाब से आपका सहयोग रहेगा कि सनातन धर्म को लेके हमको आगे बढ़ना है। अभी फिलहाल जो है सरकार का इतना रवैया खराब है कि ये लोग अपना एक टारगेट बना देता है, हिंदू और हिंदी। ये लोग से इसका एकदम सबसे रूखापन व्यवहार। NDA और कुछ क्षेत्रीय दल DMK के नेतृत्व वाले चल रही इंडी सरकार के प्रति नाराजगी को जनता के बीच मुहराने में लगे हैं। भाजपा और AIADMK गठबंधन को जनता एक विकल्प के तौर पर देखने लगी है। AIADMK नेता एडापाडी के पलानीस्वामी की साफ छवि भी चर्चा का विषय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BJP का वोट शेयर बढ़कर 18% तक पहुंचा, जिसे पार्टी राज्य में अपने मजबूत होते आधार के रूप में देख रही है।
चुनावी रणनीति को धार देने के लिए बीजेपी के तमिलनाडु प्रभारी पीयूष गोयल और सह प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल चेन्नई का दौरा कर चुके हैं। कमलालयम स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी नेताओं और गठबंधन सहयोगियों के साथ कई अहम बैठकों में चुनावी रोड मैप और तालमेल पर मंथन भी हुआ है। The NDA family and under the leadership and guidance of Prime Minister Narendra Modi, we are very confident that NDA will have a sweeping victory in the 2026 elections. स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति अब असर खो रही है और महिलाओं की सुरक्षा, शहरी बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में आ चुके हैं। तो आखिरकार दक्षिण में चुनाव है और इसे लेकर किस तरह की तैयारी है वो आपको बताते हैं, क्योंकि AIADMK भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं डीएमके को चुनौती देने की तैयारी वो किस तरह से कर रही है ये भी देखना होगा, इसीलिए अपनी चुनावी रणनीतियों को वो लगातार तेज कर रही है। ऐसे में क्योंकि एनडीए अलायंस भी ग्रासरूट लेवल पर काम करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो AIADMK बीजेपी नेताओं का सीटों को लेकर किस तरह से मंथन होगा और इस बार एनडीए की कोशिश और उद्देश्य यही है कि वोट शेयर में बढ़ोतरी हो और ये बढ़ोतरी किस तरह से की जाएगी, कैसे जो तमाम एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो प्रभावी होता हुआ नजर आएगा इस बार के विधानसभा चुनावों में। रितेश रंजन इस वक्त जुड़ गए हैं चेन्नई से। रितेश, अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है 2026 में, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कितनी हावी होती हुई आप नजर आते हैं और कैसे एनडीए अलायंस को एक विकल्प के तौर पर वहां की जनता देख रही है? देखिए, आने वाले साल में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के तमिलनाडु के इतिहास रहा है कि हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती है, लेकिन जब 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता आई थी सत्ता में तो उनके काम को बहुत सराहा गया क्योंकि उन्होंने कई सारे जन कल्याण के कार्य किए और इस जन कल्याण के कार्यों के बदौलत ही उन्हें दूसरा टर्म मिला और जो दूसरा टर्म मिला उस दुर्भाग्यवश अम्मा कुल नहीं कर पाई, लेकिन इसका वो सत्ता जो है एडपाडी पलनीस्वामी के हाथों में लगी और उसके बाद उन्होंने जो शासन किया उसमें 2022 था उसमें कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं थी और एंटी इनकम्बेंसी वाली जो 2021 में चुनाव हुआ था उसमें एंटी इनकम्बेंसी वाली कोई बात नहीं थी, इसीलिए एडपाडी पलनीस्वामी को भी उतनी ज्यादा सीटें जो है ना कम नहीं आई। हाँ, ये था कि सत्ता बदलनी है तो इसलिए डीएमके को वापस लाया गया और अब देखा जाए तो फिर से यही बात हो रही है कि सत्ता बदलनी है क्योंकि डीएमके पर काफी सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ये पेरुम्बाकम और नए एयरपोर्ट का ही मामला नहीं है, कई सारे ऐसे मंत्री हैं, कई सारे ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं जिन पर ईडी, सीबीआई इन सब की रेड आए दिन होते रहती है। तो इस बात से एक चीज तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुस्सा है भ्रष्टाचार को लेकर के। दूसरी बात, जो नई एक यहाँ पे अभिनेता है एक्टर विजय, तो अभी तक अब नेता बन रहा है, उन्होंने अपनी पार्टी टीवी की शुरुआत की है, तो अभिनेता विजय जो है वो हमेशा से डीएमके को निशाना बनाते रहते हैं, डीएमके के ऊपर प्रहार करते हैं, डीएमके के भ्रष्टाचार, डीएमके के तुष्टीकरण की नीति पर प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसे में उसका जो नुकसान होता दिख रहा है वो डीएमके को दिख रहा है और उसका फायदा दिख रहा है जो दिख रहा है वो एनडीए गठबंधन को दिख रहा है। क्योंकि एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभिनेता को देखने के लिए भीड़ जुटे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि वही भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, ये बहुत रेयर होता है और यहाँ आने वाले दिनों में यही देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से अभिनेता विजय प्रहार कर रहे हैं डीएमके पे, उसका खामियाजा आपने बहुत अहम बात कही रितेश की जो पोस्टर नेता होता है क्या वो अपनी बातों को वोटों में तब्दील कर पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही पीयूष गोयल को वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया, उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है इस बार के विधानसभा चुनावों की बात जब हम करते हैं तमिलनाडु में। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो दक्षिण के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुलमर्ग। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के, खास तौर पर जिस तरह से बर्फबारी की अगर बात की जाए तो नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी देखने को मिली। पूरी तरह सफेद चादर में कश्मीर घाटी ढकी हुई, लिपटी हुई नजर आ रही है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फ का जादू आप देख पाएंगे, अभी कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वहीं बर्फीले नज़ारे जो हैं उनका आनंद इस वक्त टूरिस्ट ले रहे हैं, जिसमें स्नो फाइट और गेंडोला राइड्स में सैलानी आपको व्यस्त नजर आएंगे, बर्फ में खेलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ
बर्फ और मौसम की वजह से घाटी में जश्न का माहौल है। अभी क्रिसमस बीता और फिर नया साल आने वाला है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों का रंग पूरी तरह सफेद हो गया और इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए आपको तस्वीरों में पर्यटक नजर आएंगे। अभी कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है। उससे पहले जो घाटी है वो कहीं ना कहीं रमणीय दृश्यों से आपको अचंभित करती हुई नजर आएगी। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कश्मीर की ये घाटी है ये बर्फ से ढकी हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि सैलानी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आई हूँ यहाँ गुलमर्ग बर्फ देखने के लिए। मुझे स्नोफॉल मुझे में यहाँ मिल गई है फाइनली, और मुझे यहाँ पे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ और गुलमर्ग आया हूँ तो लाइव स्नोफॉल मिली है मेरे को। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा दिखेगा आपको। लाइव स्नोफॉल चल रहा है अभी। फर्स्ट टाइम ऐसा लाइव स्नोफॉल देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हम लोगों का और बहुत मजा आया और बहुत बड़े ग्रुप के साथ में आया था और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, अभी भी कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग जो है एक बार स्नोफॉल लाइफ में जरूर देखें। पर यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, पूरी बर्फबारी हुई है रात भर और यहाँ पे बहुत मोटी बर्फ है यहाँ बर्फबारी की। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ गुलमर्ग आया जहाँ पे मैंने स्नोफॉल लाइव स्नोफॉल देखा, जो मेरा ड्रीम था। इतनी बर्फ पहली बार अपने लाइफ से देखा, आसमान से गिरते हुए देखा। Yesterday we actually got to go to Sonmarg and we were very lucky to see the first snowfall of the season, which was really beautiful. We visited live snowfall and our children also played with the ice and snow and everybody was excited. वो कहते हैं ना कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है यही है, यही है, यही है, और यही तस्वीरें इस बात की परिचायक हैं। तो आज के वंदे भारत में इतना ही। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, कुछ और नई राज्यों की खबरों के साथ बात होगी, राज्यों से जुड़ी हुई। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।